डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार, रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक पर डॉलर ₹1.52 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर $297.33 पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में कमी। डॉलर की कीमत खरीद 295 और कीमत फरोख्त ₹298 पर आ गई। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 100,000 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हल्काबंदियां आईनी अमल का हिस्सा हैं। निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एहसन अंदाज से काम जारी है। सानह 9 मई जैसे वाकयात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों और सरबराहान के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग। पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। भारतीय अवाम को धोखा देने की एक और नाकाम कोशिश। मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में भारतीय कर्नल मेजर और एक डीएसपी की हलाकत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। वाकया भारत के माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तर्ज पर किए जाने की इत्तलात, जिसका मकसद अवामी हिमायत और वोट हासिल करना है। वाकया 2002 के गुजरात वाकया, 2019 के पुलवामा हमले जैसे वाकयात की भी निशानदही करता है। भारत में पाकिस्तानी फौज पर जवाबी हमले के बारे में कयास आराइयां। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की का दौरा। सदर रजब तैयब एर्दोगान, दफा खारजा उमूर के वज़रा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज के कमांडरों से मुलाकातें। दौरे का मकसद दोनों बरादर मुल्कों के माबैन फ़ौजी और दफ़ाई ताउन बढ़ाना है। अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाज़री। तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर आमद पर आर्मी चीफ का पुरतफ़ाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। FIA कॉम्पोजिट सर्कल, एबटाबाद और पेशावर की बड़ी कार्रवाइयां। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। छापे के दौरान मुल्ज़िमान से करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्ज़िमान से हुंडी हवाले से मुतालिक रसीदें भी बरामद कर ली गईं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान FIA। पाकिस्तान कस्टम कोयटा की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। पेट्रोल, डीजल, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, यूरिया और चीनी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में करोड़ों रुपए का सामान पकड़ा गया। भूसा मंडी कोयटा में गोदाम से हजारों बोरियां चीनी बरामद। लखपास फील्ड एनफोर्समेंट यूनिट ने एक ऑयल टैंकर से 28,000 लीटर गैर मुल्की पेट्रोल और डीजल बरामद कर लिया। नकुंडी के मकाम पर ताफ्तान राइफल और सिंध रेजिमेंट के ताउन से अफगान बॉर्डर के करीब छापा। 9 नॉन कस्टम पेड गाड़ियों समेत 127 कॉटन गैर मुल्की ब्रांड के सिगरेट्स बरामद। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। संगीन जुर्म में मुलव्विस कई मुल्ज़िमान गिरफ्तार। हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ते करके डिक्टेशन यूनिट्स चार्ज। करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। एशिया कप की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी? फाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ फतह दरकार। आज के मैच के लिए कौमी टीम में 5 तब्दीलियां। फखर जमान, सलमान आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ बाहर। जमान खान डेब्यू करेंगे। मैच दिन 2:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सूबा पंजाब में कल से 20 सितंबर के दौरान तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुखियानी का खदशा। तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी। सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें PDMA।
पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम शराकत दार है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की कदर करते हैं। दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात के हामी हैं। इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। मेजर मोहम्मद साद नोमानी 29 मार्च 2022 को कांगो में पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा दस्ते में नुमाइंदगी के दौरान ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर गिरने से शहीद हुए। अपने शुहदा की इज्जत करें कि उन्होंने इस वतन की खातिर जान दी है। मेजर मोहम्मद साद नोमानी शहीद की बेवा के एहसासात। मुश्किल हालात में अवामी खिदमत पाक फौज की अव्वलीन तरजीह। पाक आर्मी इंजीनियर्स और फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने अपरदीर में एक नए स्टील पुल की तामीर मुकम्मल कर ली। 5000 से ज़ायद आबादी की मुश्किलात को देखते हुए पाक फौज ने हंगामी तौर पर काम का आगाज़ किया और नहायत कलील मुद्दत में 50 मीटर तवील स्टील पुल तामीर कर दिया। अहले इलाका पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के शुक्रगुजार। अपरदीर के दूर दराज इलाके डोगदरा में कायम करदा पुल हालिया बारिशों में शदीद मुतासर हुआ था। बीजेपी जिस हिंदू कौम परस्ती की बात करती है वो दरअसल नस्ली इम्तियाज है। बीजेपी चंद लोगों का गलबा चाहती है और इनका यही हकीकी मकसद है। बीजेपी के इक़दामात हिंदू मत के बरक्स है। कमजोर लोगों को दहशतज़दा करना और नुकसान पहुंचाना बीजेपी का एजेंडा है। राहुल गांधी की बीजेपी पर तनकीद। मकबूजा बैतुल मक़दस में गजा की पट्टी में बम धमाका, 6 फ़लस्तीनी शहीद 19 ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक धमाका इसराइल के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली के दौरान हुआ। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज तीसरा और आखिरी मैच आज कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाला मैच 3:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सीरीज में जनूबी अफ्रीका विमेंस को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। इससे पहले खेली गई 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को क्लीन स्वीप किया था। और स्पेन में 21 मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आ अस्पाना सेल्वेनिया के प्रीमोज रॉग्लिक ने 17वां मरहला अपने इनाम कर लिया। रॉग्लिक ने 124.5 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 3 घंटे 15 मिनट और 56 सेकंड्स में तय किया। अमेरिका के स्पेक्स की मजबूरी बरतरी में मज़ीद कमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें, पाकिस्तान की मईशत सही स्तंभ में गामजन। आज लगातार 8वें रोज डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। ट्रेडिंग खुलते ही इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹1.52 कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹297.33 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद ₹295, जबकि कीमत फरोख्त ₹298 है। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत की ज़ख़ीरा अंदोज़ और स्मगलर्स के खिलाफ जारी सख्त क्रैकडाउन की वजह से डॉलर की कदर में नुमाया कमी देखने में आ रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़मीर, आगाह कीजिएगा, अच्छी खबरें देख रहे हैं हम मईशत के हवाले से आ रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि मुल्क के तमाम जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो उसका जो इन्हिसार है वो डॉलर रेट पे होता है, क्योंकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही हमारे डॉलर्स में हो रहे होते हैं। तो इसकी कीमत में जो फ्लक्चुएशन होती है जब बढ़ता है तो हमारे यहाँ चीज़ों में की जो रेट्स हैं उसमें काफ़ी बढ़ाई देखी जाती है, और जब डॉलर रेट में कमी होती है तो उसके रेट्स में भी हम चीज़ों के रेट्स में भी हम कमी देखते हैं। तो ये गवर्नमेंट का बहुत एक अच्छा एक्शन रहा है होल्डर्स और स्मगलर्स के खिलाफ, क्योंकि जैसे IMF और पाकिस्तान के दरमियान डील हुई थी उसमें एक ये भी मुआहिदा किया गया था कि डॉलर का रेट जो होगा वो मार्केट ओरिएंटेशन पे छोड़ा जाएगा कि मार्केट खुद ही असरटेन करे। इस चीज़ का बेनिफिट लिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने और स्मगलर्स ने, जिन्होंने पहले तो डॉलर ज़ख़ीरा किए उसके बाद अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मसनूई किल्लत पैदा हुई और डॉलर का रेट जो है इंटरबैंक में तकरीबन, क्योंकि किल्लत की वजह से 307 तक पहुँच गया
اور اوپن مارکیٹ میں 325 روپے تک پہنچ گیا، جس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب ایکشن لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بزنس کمیونٹی نے بھی کافی جگہوں پہ یہ اعتراضات کیے کہ جی اس کنڈیشن میں اس اماؤنٹس پہ جو ہے وہ کمپیٹیٹ نہیں کی جا سکتی، ہم اپنے انٹرنیشنل لیول پہ نہ تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد عسکری قیادت نے بھی حکومت کا ساتھ دیا اور انٹیلیجنس بنیادوں پہ اب ایف آئی اے کی جانب سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، کئی جگہوں پہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور اس کے علاوہ لاکھوں روپے کے جو لاکھوں ڈالرز جو ہیں برآمد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی چیز کی وجہ سے ایکشن کی اور کریک ڈاؤن کی وجہ سے کافی لوگ اب مارکیٹ میں ڈالر بیچنا شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے تقریباً ₹1.52 سستا ہوا اور اس وقت انٹر بینک میں ڈالر ₹297.35 پر ٹریڈ کر رہا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس سے بھی کم ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 295 میں بیچا جا رہا ہے اور 298 میں خریدا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں سستا ہے، کیونکہ ڈالر میں اب لوگ جو ہے وہ بیچنا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ایکشن ان کے خلاف بھی نہ لیا جائے۔ تو حکومت کا اگر یہ اقدام جاری رہتا ہے، ایکشن کنٹینیو رہتا ہے، تو ڈالر اس سے بھی مزید نیچے آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضمیر عباس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اچھی خبریں معیشت کے حوالے سے آ رہی ہیں، پاکستانی روپیہ مستحکم ہو رہا ہے جبکہ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر آج مزید ₹1.52 سستا ہو گیا ہے۔ برطانوی پاؤنڈ کی قیمت خرید ₹374.50 ہو گئی ہے۔ یورو ₹322، درہم ₹81.70 میں خریدا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپن مارکیٹ بھی قیمت خرید $295 اور قیمت فروخت ڈالر کی $298 پر پہنچ گئی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے۔ آج لگاتار 8ویں روز ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ٹریڈنگ کھلتے ہی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر ₹1.52 ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر $297.33 پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں مزید کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ظفر پراچا، جو کہ ماہر معیشت ہیں۔ کچھ مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار ہے، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ کیا کہیں گے، کن وجوہات کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا یہی رجحان برقرار رہے گا؟ السلام علیکم جناب۔ دیکھیے جناب، یہ اس کی جو مین وجہ تو آرمی چیف نے جو کاروباری لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو یقین دلایا اور ان کا کانفیڈنس لیول بڑھایا اور ان کی بات کو تسلی سے سنا اور سنایا۔ انہوں نے میسج دیا کہ جناب کہ یہ جو اللیگل مینز ہیں، جو کام کر رہا ہے وہ چھوڑ دیں، چاہے اس میں اسمگلنگ ہو، چاہے اس میں ہولڈنگ ہو، چاہے اس کے اندر اسٹاک کرنا ہو، چاہے اس کے اندر آئل ایرانی جو آتا ہے اسمگل وہ ہو۔ تو ان سب چیزوں کو انہوں نے میسج دیا اور اس کے مطابق انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا۔ تو اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو اوپن مارکیٹ اور گرے مارکیٹ کے ریٹ کا فرق تھا، ایک تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ دیکھیں فوری طور پہ جو 30 سے 35 روپے ڈالر پہ کم ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بینکرز کو بھی میسج دیا، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ جو مینوپولیشن اور اسپیکولیشن ہر فیلڈ میں نظر آ رہی تھی وہ دور ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ہم نے اپنے بارڈرز کو سیل کیا، ہم نے اپنے آئل کے جو ٹینکرز ہیں ایران کے وہ پکڑنے شروع کیے، اسمگلنگ۔ تو اس سے یہ بہتری آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ تیزی کے ساتھ۔ ابھی تو انٹر بینک میں 4-5 روپے کم ہوئے ہیں، اوپن مارکیٹ میں 35 روپے کم ہوئے ہیں اور یہ بڑی تیزی سے نیچے آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پہ ہم کو نظر رکھنی ہوگی کہ کہیں ہماری اس ڈرائیو کو کوئی لوگ ہائی جیک نہ کر لیں یا اس کو مس گائیڈ نہ کر دیں۔ جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسمگلنگ کے اندر بہت سارے با اثر لوگ اور سرکاری لوگ، پرائیویٹ لوگ شامل ہیں۔ تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کل سے کہ وہ لوگ اس ڈرائیو کو پھیلا رہے ہیں۔ ایکچولی جو ان کے کلپریٹس ہیں ان کی جگہ انہوں نے اس کے دائرہ کار کو بڑا کر دیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہماری جو پرائم ایجنسیز اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ٹارگٹ بیس اور انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے تھے 3-4-5 دن، اس کے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں۔ لیکن اب اس کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، جو اس ملک کو بہتری کی طرف نہیں لے جانا چاہتے۔ تو اس سے ایک لوگوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے اور عام آدمی کی پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے، خاص طور پہ ایکسچینج ہاؤسز کے باہر یا بینکس کے باہر۔ آپ کیوں آ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی خراب بات ہو رہی ہے۔
बजाय कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के एक ये नया फियर आ रहा है। यानी कि ऐसा है कि जैसे कि आप इलीगल डॉक्टर्स के खिलाफ कैंपेन चलाएं और जो लीगल डॉक्टर है उसके यहाँ जो पेशेंट आ रहे हो आप उससे पूछ के शुरू कर दें, तो ये तो दूसरे लफ्जों में आप फिर प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मेरा कहना है, आर्मी चीफ साहब की नॉलेज में लाना चाहता हूँ बात कि उनके साथ ये लोग बीट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टारगेट बेस और इंटेलिजेंस बेस, इंफॉर्मेशन बेस काम होना चाहिए, आम आदमी को तंग नहीं होना चाहिए ताकि वो लीगल चैनल की तरफ जाए, उनमें खौफ हरास ना आए। ये एक बड़ी ज़रूरी और अहम बात है। जी बहुत शुक्रिया जफर पराज, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशियात हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने PTV न्यूज़ को अपना वक्त दिया। और डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन मलिक बुस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक बुस्तान साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, किस तरह से देख रहे हैं, अहम खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की मईशत को लेकर और पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम देखने में आ रहा है? ये बड़ी अच्छी खबरें हैं, अल्लाह ताला ये जारी रहनी चाहिए। और पाकिस्तान की करेंसी मजबूत होगा तो पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान की सलामती मजबूत होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। जैसे डॉलर की कीमतें कम हुई हैं, चीनी की कम हुई हैं। अब फायदा इसका तब ही है जब बाकी चीज़ें भी खाने पीने की कम होए, ताकि इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कारोबार ज़िंदगी चल पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त इतना महंगा इंटरेस्ट में कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं है, और बिजनेस नहीं होगा तो फिर GDP नहीं बढ़ेगी। बिजनेस से सारे चीज़ें वाबस्ते हैं। तो हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और ये क्रैक डाउन इसी तरह जारी रहता है। जिसमें आर्मी चीफ ने जिस तरह ये भारी पत्थर उठाया है जो कि हुकूमतों को उठाना था, लेकिन वो मजबूरन आगे बढ़ के जब अगर वो ना उठाते डॉलर 350 से भी क्रॉस कर जाता और पूरी कौम मायूसी का शिकार थी। उन्होंने एक उम्मीद की किरण बन के आए हैं और अल्लाह ताला इस अंधेरे में रोशनी, और हम सब ने मिल के उनके साथ जो उन्होंने बेड़ा माशी जंग का उठाया, हम लोग इस बेड़े को पार करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डॉलर का रेट अभी अगर 209 को नीचे जाता है, फिर 280, फिर 270 और 250 तक भी जा सकता है। ये टारगेट है और हम लोग पूरी कोशिश करें इन आने वाले दिनों में। पाकिस्तान को इस वक्त के बहुत पैमाने में इन्वेस्टमेंट आने वाली है, बस ये जो आ जाएगी फिर देखें डॉलर को बहुत बड़ा झटका लगेगा और बिल्कुल ये ज़मीन बोस हो जाएगा। अल्लाह करे ये जल्द आ जाए। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने $100 बिलियन सऊदीया और दुबई ने वादा किया हुआ है, बहुत जल्द सरमायाकारी आएगी। और मैं समझता हूँ इसमें विदन डे आने वाले हैं $2-2.5 अरब। तो वो अगर आ जाते हैं तो फिर सप्लाई जो होगी तो फिर बहुत ज़्यादा मार्केट गिरना शुरू होगी। क्योंकि अभी तो ब्लैक मार्केट का खात्मा हुआ है, जो कि हमने रिक्वेस्ट की थी, उनके साथ क्रैक डाउन हुआ है। तो लोग जो पहले उनको घेर के ले जाते थे, अब वो हमारे पास डायरेक्ट आ रहे हैं और डेली $15 से $20 मिलियन हम इंटर बैंक में सेल भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटर बैंक के भी रेट कम हो रहा है मुसलसल। और तो ये इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जारी रहा, मुस्तकिल बन जाता है। स्मगलिंग खत्म हो गई, क्योंकि स्मगलिंग होती है तो उनको डॉलर चाहिए होती है स्मगलरों को, वो फिर ब्लैक मार्केट या हवाला मार्केट से खरीदने आते हैं तो रेट बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बुस्तान, चेयरमैन करेंसी एक्सचेंज, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हल्काबंदियाँ आईनी अमल का हिस्सा हैं। निजी TV को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि माशी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए आसान अंदाज से काम जारी है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। निजी TV को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। एक सवाल के जवाब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर इक़दामात जारी हैं, जिनके बायस मार्केट में अशिया की कीमतें बतदरीज कम हो रही हैं। एक आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ मनी को इन्फ्लेट करके इन्फ्लेशन की तरफ पूरी मार्केट को ले जाया गया। गवर्नेंस के हवाले से, होर्डिंग के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तलिफ जगहों से लोग मुझे राब्ता करके बता रहे हैं, कहीं पे चीनी मार्केट में ₹40 कम हो गई है, कहीं ₹35 कम हो गई। एक ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आया है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया 9 मई जैसे वाक़यात किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि इंतशार में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। आप नाराज होके बैठ के घर को माचिस की तीली लगा के आग लगाएंगे, क्या ये अप्रोच दुरुस्त है? कतन नहीं है। इस तरह की हरकत और इस तरह की अप्रोच किसी सूरत काबिले कबूल नहीं है।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पे डिलिब्रेशंस होंगी। उसके बाद जो भी उनके हक में या उनके मुखालफत में जो फैसला आएगा उसके भी अपीलेंट अथॉरिटीज़ वहाँ मौजूद होंगी और उसी अपीलेंट प्रोसेस से वो गुजरने का इख्तियार उनको हासिल होगा और जितने वक्त में वो कंक्लूड होगा उसके हम सब पाबंद होंगे। एक सवाल के जवाब में निगरान वजीर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के छोड़े गए असला से शरपसंद अनासर ने फायदा उठाया। रियासत शरपसंद अनासर की बेहकुनी की मुकम्मल सलाहियत रखती है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान मुहाजिरीन के अदाद शुमार पर काम कर रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की वापसी जल्द होगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज सहरा बलोच ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे, जबकि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दफ्तर ख़ारजा में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों और सरबराहान के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान निगरान वज़ीर आज़म इंटरनेशनल मीडिया से भी बातचीत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया में दौलत मुश्तरका की यूथ वज़ारती इजलास की भी सदारत की। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरफ से नौजवानों बिलखुसूस लड़कियों और पसमानदा तबकात के नौजवानों को आगे लाने के लिए इक़दामात से आगाह किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय फोर्सेस के हाथों मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। और मकबूजा कश्मीर अनंतनाग में भारतीय कर्नल, मेजर और एक डीएसपी की हलाकत। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मकबूजा कश्मीर के शहर अनंतनाग में एक मुबैना एनकाउंटर में भारतीय फौज का एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी हलाक हो गया। ये वाक़या अभी भारत के माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज पर किए जाने की इत्तलात हैं। ऐसे झूठे ऑपरेशन की जानिब गुज़िश्ता दिनों मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल ने भी इशारा दिया था कि कैसे मोदी हुकूमत उनकी मनसूबाबंदी करती है। वाक़या 2002 के गुजरात वाक़े और 2019 के पुलवामा हमले जैसे वाक़यात की भी निशानदही करता है, जिनको इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि blame Pakistan Exactly. and we will get credit Yes. and it will help our election. Exactly. ये वाक़या भी भारतीय अवाम को धोखा देने की एक नाकाम कोशिश मालूम हो रही है, जो जाली एनकाउंटर से शुरू होकर अपने ही फौजियों की हलाकत पर अंजाम पसीर हुआ। भारत में पाकिस्तानी फौज पर जवाबी हमले के बारे में कयास आराइयाँ की जा रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ अवामी हिमायत और वोट हासिल करना है। साथ ही मणिपुर और हरियाणा में भी ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के हालिया वाक़यात को नस्ली जाविया देकर बीजेपी इंतखाबी फ़वाइद हासिल करने की कोशिश कर रही है। भारत मकबूजा कश्मीर के बारे में इस वक्त एक मुतज़ाद बयानिया पेश कर रहा है, क्योंकि भारतीय फौजियों की हलाकत का वाक़या वादी में मामूल के हालात के दावों की सरीहन नफ़ी कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जमहूरियत तुर्की का दौरा। दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ में मज़ीद पेशरफ्त। आर्मी चीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़ीर ख़ारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और तुर्की की बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज के कमांडरों से मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्किया की मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन तैयारियों के मयार की तारीफ की। मुलाकात में तुर्क रहनुमाओं ने तुर्की में ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशावराना खदमात का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ ने अनकरा में तुर्की के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी भी दी और फूल चढ़ाए। और हुकूमत पाकिस्तान और ब्रिटिश कौंसिल के इश्तराक से कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग के मंदूबीन के एजाज़ में लंदन में इस्तकबालिया दिया गया। कॉमनवेल्थ के रुकन ममालिक से यूथ मिनिस्टर्स, आला ओहदेदारान और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने इस्तकबालिये में बड़ी तादाद में शिरकत की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी ने बतौर चेयरपर्सन इस्तकबालिया में शरीक मंदूबीन को खुशामदीद कहा और इजलास के बेहतरीन इंतजामात करने पर कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी जनरल पेट्रिका स्कॉटलैंड और उनकी टीम की तारीफ की। वज़ीर ख़ारिजा ने इजलास के कामयाब इनेकाद में पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर ब्रिटिश कौंसिल और हुकूमत बरतानिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा
कि पाकिस्तान और बरतानिया अच्छे दोस्त और करीबी शराकत दार हैं। इस मौके पर निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने बरतानिया में मौजूद 16 लाख ब्रिटिश पाकिस्तानियों को मुल्क का असासा करार दिया और पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ में उनके मुस्बत किरदार को सराहा। इस्तक़बालिया में ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात और नुमाया कारोबारी अफराद भी मौजूद थे। FIA पेशावर और FIA एबटाबाद की कार्रवाइयाँ 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके भारी मिक़दार में गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। तर्जुमान FIA के मुताबिक कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर ने चौक यादगार के इलाके में कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 9 लाख रुपए जबकि गैर मुल्की करेंसी कीमत में 200 जापानी येन, 40 कतरी रियाल, 50 ओमानी रियाल और 1000 अमेरिकी डॉलर बरामद कर लिए गए। FIA कंपोजिट सर्कल एबटाबाद ने भी बटाग्राम में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान से 65 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वफाकी हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गैर मुल्की स्मगल्ड पेट्रोल, डीजल, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, यूरिया और खुर्दनी अशिया चीनी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए कोयटा कस्टम की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में तकरीबन 8 करोड़ रुपए का सामान बरामद कर लिया। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम के मुताबिक कोयटा के नवाही इलाके भूसा मंडी में गोदाम से 2350 पार्सल्स जखीरा चीनी को कब्जे में लेने लकपास फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट ने एक ऑयल टैंकर से 28,000 लीटर गैर मुल्की पेट्रोल और डीजल भी बरामद की। Mr. Abdul Qadir Sahab and his entire team, and to the Honorable Dean of ComSAS, Dr. Saqib Nisar Sahab, for gracing the occasion, Saqib Gulzar Sahab, sorry, and Dr. Anayat Kareem Sahab, who is the HOD of Humanities, to the lovely, very dynamic Ms. Afsha, a great, I think she's one of the true ambassadors for the voice of children and their rights internationally, and to the very honorable APHC के जो मतीन साहब हैं, he's a हुर्रियत leader, और हुर्रियत के बारे में जो अभी राजा नजाबत साहब, क्योंकि he is also a big asset for us and for the movement, राजा नजाबत साहब. All these people who are sitting in the audience, especially जो guests आए आपके, they're very closely linked with the freedom struggle of Kashmir. ख़ास तौर पे जो मतीन साहब is from Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, उनके साथ जो delegation आई है, और जो दूसरे भी जितने भी speakers हैं यहाँ पे, मैं उन सबको I'm happy to be sharing this dice with all of them, and Mr. Sohail साहब भी, डॉक्टर सोहेल. तो शुरू में बस इसी से करूँगी, एक छोटी सी एक नज़म है, because the topic is पहचान पाकिस्तान. I would like to share a few verses with all of you, और ये उर्दू की है. गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे. तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की साहतें. तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है. तू है तो मेरा नाम है, तू है तो मेरा नाम है. तपती दोपहर में नुखलिस्तां है, तू मेरा पाकिस्तान है. मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है. और इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँगी, तू मेरा कश्मीर है, तू मेरा कश्मीर है. क्योंकि मेरी ज़िंदगी की जो आई थिंक मुझे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप अब लैंड हो गई हैं जब से ये आपने पाकिस्तान के अंदर, जब से आपने ये संभाली है जिम्मेदारी ह्यूमन राइट्स की और विमेन एम्पावरमेंट की. बट इतना मेरे अंदर एक जुनून, एक लावा है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से कि वो मैं कहीं भी किसी भी चीज़ में मुझे सिर्फ कश्मीर नज़र आता है. और ये इसको आप जुनून या ऑब्सेशन या कुछ भी आप इसको कह दें, जो इस स्ट्रगल के अंदर जो इतनी लाखों कुर्बानियाँ. और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब हम पहचान की बात करते हैं, समथिंग, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, ऑफ नेशनलिज्म, ऑफ knowing who you are, knowing your reason of existence in the world. Every human being has a वज़ीर आज़म के इंसानी हुकूक़ के लिए मुआवन ख़ुसूसी मशाल मलिक इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही हैं. आइडेंटिटी का वर्ड है ये. जब मैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पहली दफ़ा गई आफ्टर आई गॉट मैरिड टू
मोहम्मद यासीन मलिक जो बहुत बड़े एक हुर्रियत के लीडर हैं और फाउंडर भी रहे हैं आर्म स्ट्रगल के, तो उस वक्त एज अ पाकिस्तानी मैं बात कर रही हूँ, आई लैंडेड ऑन 6 सितंबर 2009। तो वो एक तो वेलकम था और 6 सितंबर का डेट इत्तेफाक से था या क्या था, उसमें क्या सिंबल था, क्योंकि वो भी एक डे है सैक्रिफाइसेस का। 6 सितंबर अगर हम देखें उसको, पाकिस्तान डिफेंस डे है। तो जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ लोगों को मैं मिली, पूरा शहर बाहर निकला था तो पहली दफ़ा, और फिर जब मैं वहाँ 5 दफ़ा गई हूँ तो वहाँ जाके टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कि मुझे वहाँ जाके पता चला आज़ादी की अहमियत क्या है और एक सॉवरेन नेशन क्या होता है, और ये कितनी बड़ी एक सबसे बड़ी नेमत है फ्रीडम। लाख इश्यूज हों पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी के इश्यूज हों, कोई भी इनजस्टिस के इशू, मगर एक जो वहाँ जाके वल्नरेबिलिटी फील हुई मुझे, और 8 लाख से ज़ायद वहाँ पे, अब तो 10 लाख तक आ गई हैं इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस, तो वहाँ पे उसमें रहना, एक मोस्ट मिलिटराइज जोन इन द वर्ल्ड, और ड्रैकोनियन लॉज हैं, क्लैम्पेड बैन है ऑन ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। आप यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, दिस इज़ लाइक यू कांट इवन इमेजिन डूइंग पहचान पाकिस्तान की तरह पहचान कश्मीर की कॉन्फ्रेंस वहाँ पे करना, कश्मीरियात के ऊपर करना, उनकी हिस्ट्री पे करना, उनकी आज़ादी के ऊपर करना, उनकी स्ट्रगल्स के ऊपर उनको ट्रिब्यूट देना। तो उस तरह के निज़ाम के अंदर तहरीक को चलाना, ये मैं समझती हूँ नामुमकिन काम है। यहाँ पे आपकी बहुत सी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लोगों की ओपिनियंस होते हैं, जलसे करते हैं, रैलीज होती हैं, लीडर्स को भी अरेस्ट कर दिया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर इमेजिन करें आप ये सारी चीज़ें दुश्मन मुल्क में कर रहे हो, जहाँ पे सारी स्टेट मशीनरी जो है, हर चीज़ जो है वो आपके खिलाफ ऑपरेट कर रही है और आपकी कोई आवाज़ ही नहीं है, किसी वक्त भी आपकी सारी चीज़ें ले लेंगे वो। तो जब ये चीज़ें इंसान देखता है कि अपनी वैल्यू सिस्टम, अपनी कल्चर, अपना हेरिटेज, क्योंकि हेरिटेज जो है और आपका कल्चर जो होता है किसी भी कौम का, वही उसकी आइडेंटिटी होती है। और सबसे बड़ा कल्चर जो टेररिज्म जो इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के, उनकी ना सिर्फ उनकी आइडेंटिटी कि जो आर्टिकल 370 और 35A की जो एब्रिगेशन हुई है, वहाँ पे नस्ल कुशी कर दी जा रही है, दिन ब दिन उसमें तेज़ी कर दी जा रही है, और वहाँ पे एक मेजॉरिटी, वहाँ पे एक इंडियंस को सेटल किया जा रहा है। मतलब आप सोचें पाकिस्तान के अंदर आप हैं और आपको यहाँ पे दुश्मन मुल्क जो आ जाए और आपको यहाँ पे ना आपकी अपनी पाकिस्तान की आर्मी हो, ना आपका डिफेंस हो, ना आपकी पुलिस हो, ना आपकी कोई ब्यूरोक्रेसी हो, कुछ भी नहीं, ना आपका जुडिशल सिस्टम हो, वो आके कब्जा कर लें और वो यहाँ पर आके आपकी आबादी से भी डबल की आबादी सेटल कर लें। तो इतना बड़ा अटैक 75 ईयर्स से कश्मीरियों पर हो रहा है। क्यों ज़रूरी है हमें अपनी हिस्ट्री में वापस जाना, किन कुर्बानियों से, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, हम कहते तो सब ये हैं, मगर जिन हाथों से जो कुर्बानियां जो दी हैं फोर फादर्स ने, वो मुझे एहसास है। मुझे भी एहसास ज़्यादा वो हुआ जब मैं मकबूजा जम्मू कश्मीर गई कि आज़ादी क्या है, कितनी बड़ी नेमत है, और कोई भी अपने घर के अंदर महफूज ही नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। हम जब रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर की बात करते हैं तो दिस इज अ टूल, इट्स अ वेपन, इट्स अ गन used against innocent defenseless Kashmiris, and not just the women, not just the children, also the men. By design उनको इस तरीके से 3rd degree torture किया जाता है कि अगली मतलब कि नस्ल कुशी कर दी जाए कि they cannot even produce children। जिस तरह की 3rd degree torture, पापा 2 और बहुत से torture centers वहाँ पे अभी भी जो चल रहे हैं, और अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स हैं। तो एक पूरी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, और जिस तरह का वहाँ पे आप समझें कि जिस तरह की मेडिसिन भी आप देख लें, जाली मेडिसिन वहाँ दी जाती हैं। कोरोना में तो हमने सबने देखा वेंटिलेटर्स वहाँ से उठा के उन्होंने इंडियन आर्मी कैंप्स को दिए और उनको उनके कैंटोनमेंट्स के अंदर वो ट्रांसफ़र किए जो सिविल के लिए थे। वैक्सीनेशंस एक्सपायर्ड दी जाती हैं, खाना पीना एक्सपायर्ड दिया जाता है, और ड्रैकोनियन जो लॉज हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि कॉलोनियल एरा के पार्टीशन से पहले के ड्रैकोनियन लॉज जो हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी नहीं है, वो भी गद्दारी के जो हैं वो कश्मीरियों के ऊपर डाले जाते हैं। तो क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि वो अपनी पहचान के लिए वो खड़े हुए हैं, वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, हक़ की खुदरादियत UN की करारदादों के मुताबिक। तो एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ वाइफ ऑफ अ कश्मीरी हुर्रियत लीडर,
मैंने मतलब कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मुल्क में भी तरह तरह के नैरेटिव्स चल रहे होते हैं, क्योंकि इंटरम सेटअप है, वैसे भी मैं ज़्यादा इंटरनल इश्यूज में इतना वक्त नहीं मिलता मुझे कि मैं फोकस करूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मगर एक बात जो मैं कहना चाहती हूं इस प्लेटफॉर्म से कि हकीकी आज़ादी का मतलब सिर्फ कश्मीरियों की आज़ादी है, उससे कम उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज़ादी का जो मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उसको वहीं पे जो कश्मीरियों की तहरीक है वो ही जस्टिफाई कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद कर दिया, आप पाकिस्तान मूवमेंट चली, आप पाकिस्तानी हैं, आपको बहुत से यहाँ पे इश्यूज होंगे, मगर जो सबसे बड़ी आपकी आइडेंटिटी, अल्लाह ना करे कि कभी आप वो दिन देखें। और मेरी लाइफ में मैं समझती हूँ टर्निंग पॉइंट था, मतीन साहब को तो पता है वहीं से, कि जब मैं अपने हस्बैंड को जेलों में जाके मिलने जाती थी, सो आई वुड बी टेकिंग माई डॉटर विद मी, बिकॉज आप तो चिल्ड्रन राइट्स का अफशा बहुत ज्यादा इनका काम है इसके ऊपर। तो बच्ची थी हार्डली 2 इयर्स की, तो जेलों में मैंने जाना, क्योंकि जेलों से मेरा एक बड़ा गहरा रिश्ता है कश्मीरियों का। तो वहां पे जिस तरीके से बच्ची की बॉडी सर्च की जाती थी, उसको टॉर्चर किया जाता था, इट वाज सो पेनफुल फॉर मी एज अ पेरेंट कि वो मेरा भी टर्निंग पॉइंट था। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या रीजन था आपका कि आप इतना ज्यादा मतलब कश्मीर के ऊपर आपका, तो जब आपके घर में आपको चोट लगती है और आप बहुत वल्नरेबल फील कर रहे होते हैं और वहां दुश्मन की आर्मी है, आप चीख भी मारेंगे आपकी बच्ची को कोई शहीद ना कर दे, उसको पैम्पर्स उसके फेंके जा रहे हैं, उसके बालों को खींचा जा रहा है, उसको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की जा रही है, एक बच्ची को, छोटी सी बच्ची को, इस तरह हर बच्चे को किया जाता है। हम तो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मैंने बेशक हम एक बहुत ही मतलब कि कंजर्वेटिव के अलावा बहुत सी चीज़ें टैबू, मगर कश्मीर के हवाले से जब तक हम अपने घर की एट्रॉसिटीज़ नहीं बताएंगे, हम दूसरे विक्टिम्स को कैसे वो होप देंगे कि वो भी बोलें। कोई शर्म नहीं, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है आप बोलें, एक्सपोज करें आप जो आपके परपेट्रेटर्स हैं, जो ऑक्यूपायर्स हैं। तो वो मोमेंट था, उसके बाद मैंने कहा नो, आई हैव टू गेट अप, और उसमें माई मदर प्लेड अ मेजर रोल। मैं वापस उनका रोना धोना बंद, बिकम अ वॉइस फॉर द कश्मीरी वेमेन, चिल्ड्रन, फॉर द कॉज, फॉर योर हस्बैंड। और फिर अब सेकेंड जो टाइम आया है, जो मैंने ये पोर्टफोलियो क्योंकि एक्सेप्ट इसलिए किया है क्योंकि यासीन साहब की हैंगिंग का केस आ रहा है मेरे हस्बैंड का, और उसके साथ साथ और भी जिस तरह कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो ये पोर्टफोलियो के तहत इंटरनेशनली जहाँ जहाँ तक हो सकता है कि मैंने अपनी कश्मीर कॉज को और विमेन इश्यूज पाकिस्तान में भी जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, बट इक्वली मेरे शोल्डर्स पे एक बहुत भारा बोझ है जो मैंने कोशिश करनी है, ह्यूमन कैपेसिटी जितनी मेरे में है और जितनी हमारी टीम है और जितने लोग आप सब लोगों की जो 25 करोड़ अवाम की दुआएं हैं कश्मीर कॉज के साथ और मेरे साथ, रिगार्डलेस कि आप किसी भी सेगमेंट के हैं, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो आप सबका मुझे साथ भी चाहिए और आप सबका सपोर्ट चाहिए और इंटेलेक्चुअली भी बहुत काम करना है हमने कश्मीर के ऊपर। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करें, उसका ट्रू मीनिंग, तो आपके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट आ गया 5 अगस्त 2019 के बाद कि वो आपकी डिफेंस लाइन है। 10 लाख जो हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी को एक अनआर्म्ड नेशन कॉम्बैट कर रहा है, 75 इयर्स हो गए, वो आपकी डिफेंस लाइन है। पानी आपको वहां से आता है, उनके खून की, उनकी तहरीक की वजह से आता है। सी पैक भी कश्मीर से ही गुजरना है। हर चीज आपको, टेररिज्म जितना भी इंडिया रॉ करता है यहाँ पे पाकिस्तान के अक्सर उन्हीं की वजह होती है, तो क्यों करता है कि पाकिस्तान गिव अप कर ले कश्मीर का सपोर्ट। तो हर लिहाज से, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली भी, मुस्लिम ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी के हवाले से, हर लिहाज से, और अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन के हवाले से अगर आप देख लें यूएन की करारदादों के मुताबिक, मतलब कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपना नेशनल स्पिरिट, अपना पेट्रियटिज्म, और आपको इसको अंदर और भी ज्यादा ट्रू एम्बेसडर्स बनना पड़ेगा, नॉट जस्ट ऑफ पाकिस्तान बट इक्वली ऑफ कश्मीर। और ये टेस्ट है पाकिस्तान के यूथ का, ज्यादा टेस्ट है, क्योंकि इस वक्त हमारी तहरीक जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर की सारी लीडरशिप इस वक्त हमारी जेलों के अंदर बंद है, कोई भी नहीं है, सेकेंड ईयर लीडरशिप भी बंद है।
زہر دیا جا رہا ہے. اشرف سرائی صاحب کو زہر دے کے شہید کیا گیا. سعید علی گیلانی صاحب کے جس طرح شہید کیا گیا, ان کو ہاؤس اریسٹ تھے وہ, اور ان کی ڈیڈ باڈی کو جب وہ فوت ہوئے, وفات ہوئی ان کی, تو ان کو گھسیٹا گیا, ان کی ڈیڈ باڈی کو رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا, اینڈ ہی واز ناٹ, his family was not allowed to be part of the funeral. Till date they can't go. That's a sub jail his grave. یاسین صاحب کا پھانسی کا کیس, دنیا میں ایسا کیس ہم نے سنا ہی نہیں. ایک بڑے بڑے لیڈرز کو پھانسی دی گئی ہے, مگر آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ ایک بندے کو اس کے خلاف فیصلہ سنانے کے وقت پیش کیا جائے, جب تاریخیں چل رہی ہیں, اس کو لائر رکھنے کی اجازت نہ ہو, اس کو وہاں پہ پیش ہونے کی اجازت نہ ہو کہ اپنا کیس فائٹ کرے, نہ اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت ہو, اور ایک ڈیتھ سیل میں مارا پیٹا جائے فزیکلی اور مینٹلی. اور میں نے جب یہ عہدہ سنبھالا ہے, سب سے پہلے میں نے اپنا سٹارٹ ہی اڈیالہ جیل سے لیا, کیونکہ میرے لیے جیل میں جو پرزنرز ہیں ان کے رائٹس جو ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے وہاں جا کے میں نے خود دیکھا ہے, کیونکہ میں انڈیا کی بھی, مطلب کشمیر کی بھی جیلز میں, مقبوضہ کشمیر کی, جموں کی, اور سینٹرل جیلز کے اندر وہاں پہ پولیس اسٹیشنز میں گئی ہوئی ہوں. جو حالت ہوتی ہے, میں نہ صرف میرے ہسبینڈ کی بلکہ دوسرے بھی جو پرزنرز ہوتے ہیں, تو یہاں جا کے جو میں نے دیکھا ہے, جو میں کر سکتی ہوں اپنی کیپیسٹی میں کروں گی. مگر اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے واقعی میں قدر کرنی ہے پاکستان کی, تو آپ کو اس کی جو مٹی ہے, میں اکثر یہ کہتی ہوں لوگوں کو کہ یہ جو مٹی, یہ جو گیلی ہوتی ہے نا, یہ پانی جو آتا ہے آپ کو, یہ آپ اس کو اسمیل کریں, جو پھل ہیں, پھول ہیں, سبزیاں, جو آکسیجن آپ کو ملتا ہے, یہ سب کا سب ان کا خون ہے. جب تک یہ تحریک چل رہی ہے آپ کو پانی آتا ہے, ان کے خون سے آتا ہے پانی. تو یہ زندگی جو اللہ کے بعد پاکستان کو جو دی ہے وہ کشمیریوں کے خون نے دی ہے. تو یہ ایک اللہ کا بھی قانون, ایک قدرت ہے کہ if you will not respond and if you will be indifferent and mute, تو پھر اللہ کا بھی یہ قہر آتا ہے. تو اس لیے وقت ہے کہ ہم اپنی مٹی سے پیار کریں. مٹی سے, پاکستان کی مٹی سے پیار کرنے کا مطلب ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم کشمیریوں کی آواز بنیں گے. اور جتنے وہ اس وقت ہیلپ لیس ہیں, آپ یقین کریں ساری کی ساری تحریک اس وقت کشمیر کے اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں. اے گریڈ اسٹوڈنٹس, ویری گڈ لکنگ, ویری بریو, ویری اسٹرانگ. ورسٹ سرکمسٹانسز میں لائٹ نہیں ہوتی, کبھی گیس نہیں ہوتی, مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے, یونیورسٹیز بند کر دی جاتی ہیں, کبھی ان کا کوٹا نکال دیا جاتا ہے, گھروں سے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, ان کے خلاف ڈریکونین لاز, مگر تحریک ان کی چلتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی یونیفارم میں نکلتے ہیں. پیلسٹینینز کی پھر بھی آپ کو خبر آ جاتی ہے دنیا کے, کشمیریوں کی نہیں آتی ہارڈلی. کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز نہیں جا سکتے, کوئی انٹرنیشنل آبزرورز نہیں وہاں جا سکتے. بین, ڈریکونین, لا لیس لاز جو ایمنسٹی انٹرنیشنل لکھا ہوا ہے, کتنی کتنی رپورٹس. اور ابھی حال ہی میں G20 کا جو ہوا ہے, کیا ہوا ہے اس کے اندر, واٹ واز انڈیا ٹرائنگ ٹو پروو, وہ تو ایک فیس سیونگ کیا. جو ایکسپرٹس ہیں, یہ تو ایک بظاہر لوگ کہتے ہیں نا سارے ممالک وہاں پہ گئے ہیں, مگر فیکٹ آن گراؤنڈ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, انہوں نے کسی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو وہاں پہ ایکسیس نہیں دی کہ وہ آ کے ورلڈ لیڈر سے پوچھے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, مانی پور میں کیا ہو رہا ہے, کرسچنس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دلتس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ان کی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. اور کیونکہ آج کل کا دور کہتے ہیں اٹس اے بگ مارکیٹ انڈیا انویسٹمنٹ, تو انویسٹمنٹ اور فائنانس جو ہے اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کی سچویشن اتنی پور ہوگی, گریوٹی آف دا سچویشن, تو وہاں پہ امن نہیں آ سکتا, کانفلکٹ رہتا ہے. تو وہ چیزوں میں آپ لوگوں کی, میں یونیورسٹی کو بھی کہوں گی اور آپ کے ڈین صاحب کو بھی, ایک خاص آپ اس کے اندر ایک تھنک ٹینک, ایک سیل جو ہے وہ کشمیر کی ہیومن رائٹس کی ایشوز کے اوپر بنائیں, اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں. آپ ڈاکٹر عنایت بھی, آپ سب میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا ہے بہت پیشنٹلی. آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ آئی ایم سوری اف دیر واز اینی انکنوینئنس فرام مائی سائڈ. مائی ہوپ از ود دا فیکلٹی, بیکاز آپ نے ان کو روشنی دینی ہے. اور جتنی بھی آپ نے تعریفیں کی ہیں, یقین کریں تعریفوں کے ٹائم پتہ نہیں کیا میرے کان بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم کسی قابل نہیں ہیں, نہ کوئی لیڈر ہے ہم میں سے, نہ ہم کچھ ہیں. یہ سب اللہ کی دین ہے, اور اللہ ہم سب کو موقع دے رہا ہے. اور اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں, حریت کے رہنما, فادر آف نیشن کا اسٹیٹس ہے ان کا, قائد اعظم کی طرح جو ہمارے ہیں, تو ان کے سامنے کسی کو لیڈر نہ کہے. نہیں بالکل نہیں. میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, ہم ایک چھوٹا سا رول پلے کریں. اور اس کے اندر ہاں ایک چیز میرے اندر ہے کہ میرے اندر ایک دیوانہ پن ہے, اور وہ کشمیر کے لیے ہے, کشمیر کی آزادی کے لیے ہے, اور وہی میری ڈرائیونگ فورس ہے. اور آپ سب کے اندر میں یہ کہوں گی جنون ہونا چاہیے, اور فار اے لارجر گول.
और वो गोल ऐसा होना चाहिए जो कि आप सबको और मुल्क का नाम रोशन करे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की इंसानी हुकूक़ के लिए मुआविन ख़ुसूसी मशाल मलिक तकरीब से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमें एक मौका मिला है और हम इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कश्मीर का मुकदमा पूरी आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में कोई सियासी आज़ादी नहीं है। शादी के बाद पहली मरतबा मकबूजा कश्मीर जाकर ये एहसास हुआ कि वहाँ के लोग किस कर्ब के अंदर मुब्तला हैं। मकबूजा कश्मीर पर 10 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजी विराजमान हैं। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेस्को तर्जुमान की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक लेस्को में 8वें रोज के ऑपरेशन के दौरान तमाम सर्कल्स में 370 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ FIRs की दरखास्तें मुतालिका थानों में दायर कर दी गई हैं, जबकि 9 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में इंडस्ट्रियल 1, ज़रई 4, कमर्शियल 4 और 361 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके इन 10,12,985 यूनिट डिटेक्शन में बिल कीमत में चार्ज किए गए हैं। लेस्को सर्कल ननकाना साहब की भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान मजीद 20 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिए गए हैं और इनके खिलाफ मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवा दिए हैं। तर्जुमान लेस्को सर्कल ननकाना के मुताबिक बिजली चोरी के मुकदमात में मतलूब 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस छापे मार रही है। उन्होंने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 185 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए तहरीरी दरखास्तें जमा करवाई गई हैं और अब तक 166 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। उनका यह भी कहना था कि पकड़े गए तमाम बिजली चोरों को 3,226 यूनिट्स के डिक्टेशन बिल डाले गए, जबकि उन्हें 1,44,72,820 रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं, जबकि वापडा के नामदहिंदगान से 23,53,694 रुपए के बकाया जात भी वसूल किए गए हैं। शेखुपुरा में लेस्को टीमों का शहर और गिरदोनवाह में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लेस्को की टीमों ने डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले मजीद 14 बिजली चोर पकड़ लिए हैं। SE लेस्को सर्कल शेखुपुरा नजमुल हसन के मुताबिक बिजली चोरों को 10 लाख से ज़ायद का जुर्माना किया गया है, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात के इंदराज के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। लेस्को टीमों ने यह कार्रवाई गाँव दामोआना, डेरा दरबारवाला, डेरा अहमद, घंग रोड, डेरा नज़ीर गाँव छापा में नारा में की। ऑपरेशन के दौरान लेस्को टीमों को सख्त मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। बिजली चोरों के खिलाफ कौमी मुहिम के 8वें दिन जिला अटक में भी ISCO की टीमें दिन रात बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में मसरूफ हैं। ISCO तर्जुमान के मुताबिक शादी खान हजरो हाजी शाह सब डिवीजन में 350 घरेलू कमर्शियल सारिफिन को चेक किया गया। 5 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 42,000 से ज़ायद यूनिट चार्ज और लाखों रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। अटक पुलिस ने बिजली चोरी और ट्रांसफार्मर से कोयले चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिम से चोरी शुदा ट्रांसफार्मर की कोयलें बरामद कर ली गई हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। वफाकी हुकूमत के सख्त अहकामात पर हेस्को रीजन में हजारों कनेक्शन काट दिए गए हैं, जबकि करोड़ों रुपए की रिकवरी भी की जा रही है। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहराज अली डाहरी। हैदराबाद में बिजली चोरों के खिलाफ जो हेस्को रीजन है उनके तमाम अजला जो 13 अजला है उसमें सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सैकड़ों जो है कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद रीजन जो हेस्को है सबसे बड़ा नादहिंदगान जो है वो इस रीजन में है और 150 अरब रुपए से ज़्यादा के जो है ना वाजबात जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों, सरकारी इदारों, गवर्नमेंट इदारों जो है सूबाई महकमों और जो प्राइवेट और जो बाकी जो हैं इदारे इसमें शामिल हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद में जो आजकल चोरी पकड़ी जा रही है उसमें ख़ास करके मैं बताऊं कि बहुत बड़ी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। वो नसीम नगर चौक पे जो गैलेक्सी प्लाज़ा है वहाँ पे जो है वो छापा लगाया गया हेस्को की जानिब से, पुलिस की जानिब से और मजिस्ट्रेट के हमरा, जिसमें पूरा प्लाज़ा जो है वो डायरेक्ट चल रहा था और जिसमें 26 के करीब फ्लैट्स थे, 48 एयर कंडीशनर्स थे, 2 जो हैं मार्ट उसमें शामिल थे, जबकि उसमें कई दुकानें भी शामिल थी जो डायरेक्ट लिफ्ट समेत जो हैं वो डायरेक्ट चल रही थी। तो उनके जो हैं कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं, भारी जुर्माने उन पे आयद किए गए हैं। अगर हम जुर्मानों की और रिकवरी की बात करें हेस्को रीजन में तो वज़ीर आज़म और वफाकी जो हुकूमत है उसके अहकामात पर जो है 6.25 करोड़ तकरीबन जो हैं वो रिकवर किए गए हैं
रिकवरी में, जबकि तकरीबन जो हैं 5.5 करोड़ रुपए के जो हैं वो जुर्माने आयद किए गए हैं इस तमाम जो है जो कार्रवाई की जा रही है। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि सांगड़, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, टंडो आदम, शहदादपुर और जो दूसरे अजला हैं उसमें भी देही इलाकों में भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें ट्यूबवेल्स हैं, डायरेक्ट जो हैं 500 से ज़ायद जो हैं ट्रांसफार्मर्स जो है वो भी उतार लिए गए हैं। बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 24 आवर्स 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, छापे लगाए जा रहे हैं, जबकि जो ख़ास करके हैदराबाद रीजन है वो बहुत बड़े यहाँ पे जो है रिकवरी एक्सपेक्टेड है कि की जाएगी। जी, जिला मंडी बहाउद्दीन में भी चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मात को इत्तला मिली कि हेड फकीरिया के इलाके में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने एक प्राइवेट गोदाम में चीनी का बड़ा ज़ख़ीरा छुपा रखा है और वो बाजार में महंगे दामों चीनी फरोख्त करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद बशीर को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया, जिन्होंने महकमा खुराक की टीम के हमरा मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गोदाम पर छापा मारकर चीनी की 1500 बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। बरामद की गई चीनी की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात का कहना था कि चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, उनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला तसलसल से जारी रहेगा। खाद माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। तहसील आरिफ वाला में बिजली चोरों, चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों समेत खाद माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल ने शहर में मौजूद गोदामों पर छापे मारकर खाद की 500 से ज़ायद बोरियां बरामद कर ली हैं और इनको सील कर दिया है। उनका कहना है कि माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। किसान तक सस्ती खाद पहुँचाना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं कि सरकारी हस्पतालों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील की है। हस्पताल में मरीजों को मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना मेरा मिशन है। हस्पतालों को हकीकी मानों में शिफा खाने बनाऊंगा। इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक हस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि हम आवाम के सामने जवाब दें हैं, तमाम हस्पतालों में अद्वियात का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की शिकायत का इजाला करने के लिए मरबूत हिकमत अमली बना रहा हूँ। वज़ीर सेहत ने पोली क्लिनिक हस्पताल में अद्वियात का निज़ाम कंप्यूटराइज न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दी गई डेडलाइन पर फार्मेसी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न हुआ तो सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाने और कोताही को काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। वज़ीर सेहत ने हस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की आदत की और OPD समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा किया, दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। शुहदाए पाकिस्तान को सलाम। मेजर मोहम्मद साद नोमानी 29 मार्च 2022 को कांगो में पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा दस्ते में नुमाइंदगी के दौरान ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हुए। मेजर मोहम्मद साद नोमानी शहीद ने सोगवारान में बेवा और 3 बच्चे छोड़े हैं। मेजर मोहम्मद साद नोमानी शहीद की बेवा ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि अपने शुहदा की इज्जत करें, अपने लोगों को सिर्फ शहीद लगते हैं ना वो, लेकिन यही सोच लिया करें कि उन्होंने इस वतन की खातिर जान दी है तो उनका ख़ानदान कैसे गुजारा कर रहा होगा। और मुश्किल हालात में अवामी खिदमत पाक फौज की अव्वलीन तरजीह। पाक आर्मी इंजीनियर्स और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से अपरदीर में एक नए स्टील पुल की तामीर मुकम्मल कर ली गई। 2012 में अपरदीर के दूर दराज इलाके डोगदरा में कायम किया गया पुल हालिया साल शदीद बारिशों और पानी के बहाव की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ। इलाके में मौजूद इस वाहिद पुल के मुतासर होने से 5000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल 7 गाँव की आमदोरफ्त भी बुरी तरह मुतासर हुई। पाक आर्मी के मायनाज इंजीनियर्स और फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया। नहायत करील मुद्दत में 50 मीटर तवील स्टील पुल तामीर कर लिया गया है। स्टील पुल की तामीर से इलाके के अवाम ने पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के आला हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। अहले इलाके का कहना था कि स्टील पुल की तामीर से आमदोरफ्त के साथ साथ हमारे कारोबार भी बहाल हो गए हैं। पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुस्तक़बिल में भी ऐसी काविशें जारी रहेंगी। सितंबर 1965 की जंग के 14वें रोज लाहौर के महाज से मिलने वाली भारतीय मेजर जनरल की डायरी से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। डायरी में भारतीय फौज को जंग से मुतालिक अहकामात का इंदिया दिया गया। भारतीय फौज को इक़्तिदार के जंग में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का घिनौना इंकशाफ हुआ। नई दिल्ली के सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौज की नाकिस कारकर्दगी हुकूमत के लिए बड़ा बहरान साबित हुई। पाक फौज ने लाहौर में मकबूलपुर का महाज पर दुश्मन का हमला पसपा करते हुए 150 भारतीय फौजी मार दिए, जबकि दुश्मन इससे
दुगने जख्मी फौजी छोड़कर भाग गया। गदरों के महाज पर भी पाकिस्तानी फौज ने भारतीय पोस्ट पर कब्जा करते हुए एक भारतीय अफसर और 35 सिपाहियों को जंगी कैदी बना लिया। 14 सितंबर को भारतीय फजाइया को मजीद 11 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा, जिससे भारतीय फजाइया के तबाहशुदा तैयारों की तादाद 80 हो गई। 5 भारतीय टैंक तबाह हुए। पेशावर यूनिवर्सिटी के अरब तलबा ने अगले मोर्चों पर लड़ने की पेशकश की। ढाका के तलबा ने भारतीय जारहियत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि इंडोनेशिया के तलबा की तरफ से अद्वियात की फराहमी दी गई। तुर्की में बड़े पैमाने पर भारतीय जारहियत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। पैट्रिक स्टील द ऑब्जर्वर लंदन ने लिखा कि तादाद में कम होने के बावजूद पाक फजाइया के बहादुर पायलट्स ने अपनी पेशावराना सलाहियतों से दुश्मन पर बरतरी साबित की। गार्डियन के दिफाई तर्जुमान क्लेयर होलिंगवर्थ ने लिखा कि भारत के पास रडार की कमी की वजह से दिन के वक्त भी पाकिस्तानी सुपरसोनिक लड़ाका तैयारे F-104 बेखौफ व खतर भारतीय जासूसी में मसरूफ रहे। और अब आपके लिए चलेंगे अब्दुल कदीर के जानिब, जो आपको आगाह करेंगे मौसम की सूरत हाल से। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, पंजाब के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं। 15 से 20 सितंबर के दौरान तेज़ हवाओं और तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 16 से 18 सितंबर के दौरान जनूबी पंजाब के अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं और 17 से 19 सितंबर के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में नदी नालों में पानी के बहाव में तेज़ी के इम्कानात हैं। PDMA की जानिब से तमाम अजला की इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है और ज़िली इंतज़ामिया सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। DG PDMA इमरान कुरैशी ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ इदारे का अव्वलीन फरीज़ा है। बाहमी ताउन से कुदरती आफात में होने वाले नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं। DG PDMA का कहना है कि शहरी इंतज़ामी इदारों के साथ ताउन यकीनी बनाए, गैर ज़रूरी सफ़र और नदी नालों में नहाने से गुरेज करें। बच्चों को बिजली की तारों और खम्भों से दूर रखें। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खित्ते पोटोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, जनूब मशरक़ी सिंध, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले नौकुंडी की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन और बक्खर में 43, सिब्बी 42, जबकि सरगोदा में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।